Students, hope you are doing well. In previous video, we learned atomic radius and ionic radius. In this video, we will learn ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो आज का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ एटम। एटम का 2 स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है। इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। आज का दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एल सेल। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम का हेल्प लेंगे। न्यूक्लियस के सबसे पास में के सेल होता है और इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग के सेल से आगे की तरफ बढ़ते हैं यानी कि एल सेल, एम सेल और एन सेल, न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है और इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता जाता है। आज का तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एस, पी, डी एंड एफ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं पिछले वीडियो में भी समझाई थी। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट के थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। हर एक सबसेल की अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और इस कैपेसिटी के 50% इलेक्ट्रॉन जब इस सबसेल में जाता है तो उसको हम लोग इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में एरो करके शो करते हैं। जैसे एस सबसेल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। इसके ठीक अपोजिट यदि 2 इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में होगा तो हाफ एरो अपवर्ड डायरेक्शन एंड हाफ एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट पी सबसेल का कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन इसका 50% यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट डी सबसेल का कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने का, और इसका 50% यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो हम लोग इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट एफ सबसेल का कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने का, और इसका 50% यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 7 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो हम लोग इस तरह से शो करेंगे। आज का नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर से हम लोग इसी डायग्राम में आएंगे। न्यूक्लियस के बाद के सेल होता है और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से अदर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाता है, क्योंकि के सेल का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कर्टन, स्क्रीन या शील्ड का काम करता है, और इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आज का नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एंड स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग और स्टेबिलिटी के लिए एस सबसेल का अलग रूल है और पीडीएफ का अलग रूल है। एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है 2, और इसका 50% यानी जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है तो ये अनस्टेबल होता है, लेकिन यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसके ठीक अपोजिट पी सबसेल की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का 50% 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कम स्टेबल होगा। इसके साथ ही पी सबसेल में यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है यानी पेयरिंग हो जाता है तो वो फिर से स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग डी सबसेल की बात करें तो डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है 10, और इसका 50% यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स यदि इसमें रहेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और 5 से ज्यादा और 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स जब डी सबसेल में होगा तो वो कम स्टेबल होगा। यदि हम लोग एफ सबसेल की बात करें तो एफ सबसेल की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, और 14 इलेक्ट्रॉन्स का 50% यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जब एफ सबसेल में रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इसके साथ ही यदि 7 से ज्यादा और 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कम स्टेबल होगा। आज का नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है अल्काइली मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नोबल गैसेस विद हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को पीरियोडिक टेबल की जरूरत है। ये पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल के राइट मोस्ट में यानी कि ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट को अल्काइली मेटल्स कहा जाता है। इसके एस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके ठीक अपोजिट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट मोस्ट यानी कि ग्रुप 18 में रहने वाले एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है, और नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट फुलफिल होता है, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट्स बहुत स्टेबल होता है। आज का लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफिकल्टी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी डिफिकल्टी होती है। अब हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ेंगे।
Ionization enthalpy. A quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी का क्वांटिटेटिव मेजर को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. इसे I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, say X, in its ground state. एक isolated atom, मान लेते हैं कि वो एटम X है, उसके ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है. ओके, इन अदर वर्ड, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change delta IH. Ionization enthalpy को delta IH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी गैसियस एटम के फर्स्ट ionization enthalpy को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. X किसी एलिमेंट के एटम को मान लिया गया, वो गैसियस स्टेट में, और जब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड में हम लोग शो करते हैं और रिएक्शन क्या हो जाएगा, X in gaseous state it gives X plus in gaseous state plus E minus. इसी तरह से यदि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में प्रोडक्ट साइड में था X प्लस इन गैसेस स्टेट, तो ये X प्लस इन गैसेस स्टेट से फिर एक इलेक्ट्रॉन को जब हटाया जाएगा तो आ जाएगा X2 प्लस इन गैसेस स्टेट प्लस E. ये इक्वेशन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है. Now, energy is always required to remove electron from an atom and hence ionization enthalpy are always positive. कह रहा है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए ionization enthalpy हमेशा पॉजिटिव होता है. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom. कह रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है क्योंकि पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा चुके हैं. इन द सेम वे द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लार्जर देन द सेकेंड एंड सो ऑन. और इसी तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो सेकेंड से ज्यादा होगा और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ the first ionization enthalpies of elements having atomic number up to 60 are plotted in figure 3.5. The periodicity of graph is quite striking. You will find maxima at noble gases which have closed electron cells and very stable electronic configuration. On the other hand, minima occur at the alkali metals and their low ionization enthalpy can be correlated with their high reactivity. कह रहा है कि 0 से लेकर के 60 एटॉमिक नंबर के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को फिगर 3.5 ग्राफ में बताया गया है. यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि नोबेल गैसेस का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है और अल्काली मेटल का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है. अब ग्राफ में देख लेते हैं क्या बता रहा है. एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और वाई एक्सिस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है. एटॉमिक नंबर 0 से लेकर के 60 तक है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 0 से लेकर 2500 तक है. इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि Li, Na, K, Rb, Cs इन सब का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम है. ठीक है, और इसके अपोजिट He, Ne, Ar, Kr, Xe इन सब का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. इट मींस ये क्या हो गया, अल्काली मेटल्स हो गए और ये नोबेल गैसेस हो गए. ओके, now the first ionization enthalpy generally increases as we go across a period and decreases as we descend in a group. कह रहा है कि फर्स्ट ionization enthalpy पीरियडिक टेबल के अक्रॉस में जब हम जाते हैं तो वो बढ़ता है और पीरियडिक टेबल के जब डाउन में आते हैं तो वो कम होता है. To understand this trend, we have to consider two factors. और इस ट्रेंड को समझने के लिए हम लोग दो फैक्टर को कंसीडर करते हैं. पहला फैक्टर है द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड सेकंड फैक्टर क्या है, द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर. पहला फैक्टर ये बता रहा है कि न्यूक्लियस के साथ कितना अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा फैक्टर है कि किसी पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या रिपल्सन है, उस पर भी डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, यदि पहले फैक्टर की बात करें तो न्यूक्लियस से यदि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा. और यही होता है जब पीरियडिक टेबल के लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं. तो यदि सेकंड फैक्टर की बात करें तो एक सेल या सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें यदि ज्यादा रिपल्सन होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, और यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, अब इस ग्राफ को समझते हैं. इस ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. यहाँ ये दोनों पेयर जो है ये एक्सेप्शन में
पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बताता है कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 899 और बोरोन का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 801, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और यदि इस 4 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो होता है 1s2 2s2। इट मीन्स दोनों में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा और यदि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके ठीक अपोजिट में बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और 5 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p1, यानी p सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया और 1 इलेक्ट्रॉन यदि p सब सेल में है तो वो क्या होगा, वो आसानी से निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम हो जाएगा। इसीलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 899 लेकिन बोरोन का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 801। नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन लेफ्ट में होता है और ऑक्सीजन राइट में होता है, लेकिन यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू की बात करें तो नाइट्रोजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है 1402 और ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है 1314, यानी कि ये कम है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इस तरह से होगा 2 2 and 3, यानी कि p सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और p सब सेल का 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 50% इलेक्ट्रॉन और 50% यदि इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा यदि स्टेबल होगा तो इससे यदि हम इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके ठीक अपोजिट में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जब हम देखते हैं तो इस तरह से दिखता है 2 2 and 4, यानी कि p सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या, 50% से ज्यादा और 50% से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अनस्टेबल होता है और इसके इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं और यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इससे लोअर है। ओके, यहाँ है 1402 और यहाँ है 1314। ये दोनों टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा चुके हैं। When we move from lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to orbitals in the same principal quantum level, and the shielding of the nuclear charge by the inner core of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus। क्या कर रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही सेल या लेवल में बढ़ता है और शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा असर नहीं करता है। ओके, thus across a period increasing nuclear charge outweighs the shielding। इस प्रकार अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज शिल्डिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। As we go down a group, the outermost electron being increasingly farther from the nucleus. There is an increased shielding of nuclear charge by the electrons in the inner levels। इसमें कह रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ने के साथ साथ सेल्स या लेवल्स भी बढ़ता है, जिससे न्यूक्लियस और दूसरे बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और यदि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इन सब सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा और न्यूक्लियस से यदि अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है जिसको मैं पहले समझा चुकी हूँ। अब ये प्रॉब्लम है, इसको समझ लेते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली 496, 736 and 786 kilojule per mole। Predict whether the first ionization enthalpy value for aluminum will be more close to 575 or 760 kilojoule per mole। Justify your answer। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इस तरह से है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रेडिक्ट करो कि एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी 575 किलोजूल पर मोल के आसपास होगा या फिर 760 किलोजूल पर मोल के आसपास होगा और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। इसके लिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और 13 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 and 3s1। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आसानी से निकल जाएगा। तो यदि आसानी से निकल जाएगा तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा और यहाँ पर कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा है, 575। तो ऑफकोर्स 575 एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा और इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 737
और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और 12 का यदि कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 इतना ही होगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम का 13 है इसलिए ये एक्स्ट्रा हुआ है। यदि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन तो उसका आयनीकरण एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ेंगे। यदि समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट।